स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये वो फ्रेज है जिससे हमारे देश के संविधान की शुरुआत होती है, जो ये बताता है कि हमारे देश की सत्ता यहाँ के लोगों के हाथों में है। आफ्टर ऑल, तभी तो हमारा राष्ट्र एक गणतंत्र कहलाता है। ऐसा गणतंत्र जहाँ की जनता ही हमारे देश का आज और कल तय करती है। हालांकि देश की इकोनॉमी, गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी इत्यादि इत्यादि भले ही देश की सरकार तय करती हो, लेकिन हर 5 साल में सरकार को चुनने का अधिकार वी द पीपल ऑफ इंडिया के हाथों में ही होता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन द पीपल में से हमारे भारत को चलाता कौन है? आखिर देश का वो कौन सा वर्ग है जिसके हाथ में हमारे देश को चलाने की चाबी है? क्या वो हमारे देश के युवा हैं जिनकी आंखों में देश के भविष्य का सुनहरा सपना और बाजुओं में उस सुनहरे सपने को पूरा करने की ताकत है? या फिर हमारे देश का वो बुजुर्ग वर्ग है जिसके मजबूत कंधों के दम पर ही हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है? चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं दैट हु इज एंड विल बी रनिंग आवर कंट्री। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को रन करने के लिए सबसे बड़ा पिलर यहाँ की गवर्नमेंट है। यही कारण है कि देश के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चुनने के लिए हर 5 साल में देश भर के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगले होने वाले चुनावों में भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये तो हमेशा से ये माना जाता है कि देश की पॉलिटिक्स या उसकी सरकार चुनने में देश का युवा वर्ग कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता और अक्सर पॉलिटिक्स से जुड़े लोग गांव की चौपालों से लेकर शहर के ड्राइंग रूम में होने वाले कॉन्वर्सेशंस प्राइमरीली देश के अधेड़ और सीनियर सिटीजन्स के बीच ही देखने को मिलते हैं। साथ ही अक्सर ये देखा जाता है कि न्यूज चैनल्स पे होने वाले पॉलिटिकल डिस्कशंस और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फॉरवर्ड होने वाले पॉलिटिकल जोक्स पर भी अक्सर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ही ध्यान देते हैं। आफ्टर ऑल, यही वो जनरेशन है जिन्होंने अपनी उम्र के अकॉर्डिंग देश में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज और नेशनल इमरजेंसी की पीरियड से लेकर 1990s और 2000s के कोलिशन गवर्नमेंट और आज के बीजेपी डोमिनेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा है। ऐसे में इस जनरेशन को इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की समझ होना लाजमी है। वहीं इसके उलट आज भी देश का यूथ अपने पॉलिटिकल राइट को इस्तेमाल करने में कुछ हद तक इररिस्पॉन्सिबल साबित होता रहा है, जहां वो अपने वोट की इंपॉर्टेंस को ना समझते हुए वोट लिस्ट में अपने नाम तक ऐड करने में लेस एंथुसियास्टिक नजर आता है। यही नहीं, बहुत से यंग वोटर्स तो वोटिंग करने भी नहीं जाते। डेटा बताता है कि लगभग हर इलेक्शंस में वोटर्स का वोटिंग परसेंटेज एवरेज वोटिंग परसेंटेज से 5% तक कम रहता है। इसी तरह सेंटर फॉर द स्टडीइंग ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज द्वारा 2016 में रिलीज एक रिपोर्ट एंग्जाइटीज एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियाज यूथ ये बताती है कि देश के 19 स्टेट्स में हुए सर्वे में 15 से 34 ईयर्स के बीच 46% इंडियन यूथ ने बताया कि उन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि 18% का कहना था कि वो कभी कभी इंटरेस्ट ले लेते हैं। जबकि दूसरे और न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश का एल्डरली सबसेक्शन हर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ऐसे में अक्सर इस बात को पॉइंट आउट किया जाता है कि देश का यूथ और खासतौर पर उसका अर्बन सेंट्रिक यूथ पॉलिटिकली इररिस्पॉन्सिबल है। मगर अब ये ट्रेंड तेजी से बदल रहा है, जहां ऑनलाइन या ऑफलाइन होने वाले प्रोटेस्ट से लेकर इंडियन और स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर देश के यूथ का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है, जहां वो अपने ओपिनियंस खुलकर जाहिर करती है। साथ ही एनवायरमेंट जैसे यूनिवर्सली सेंसिटिव इशू से लेकर सोसाइटी में बढ़ते क्राइम और जॉब्स के लगातार गिरते ग्राफ जैसी समस्याओं को लेकर भी वो ट्विटर से लेकर सड़क तक अपनी आवाज उठाने लगी है। फिर चाहे वो एरे फॉरेस्ट का मामला हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस का मामला। साथ ही अगर हम आंकड़े देखें तो हम पाएंगे कि आज देश के लगभग 40 करोड़ वोटर्स यंग ही हैं। यही नहीं, इनमें से भी लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो आने वाले चुनावों में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में भविष्य में आने वाली गवर्नमेंट के इलेक्शंस में देश के युवाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, जिसे इंडियन पॉलिटिक्स के पास से नहीं बल्कि उसके प्रेजेंट और फ्यूचर में ज्यादा दिलचस्पी है, जिसकी गवाही देश के सिफोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स भी देते हैं, जो मानते हैं कि देश की डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस की परंपरागत इलेक्टोरल आइडियोलॉजीज में चेंज आ रहा है। ऐसे में जिस तेजी से देश के युवाओं के बीच पॉलिटिक्स को लेकर इंटरेस्ट और अवेयरनेस बढ़ी है, उसे देखते हुए
हर कोई मान रहा है कि आने वाले समय में देश का यही युवा वर्ग किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि यदि आप देश की पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन कैंपेन्स पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि सभी कैंपेन्स समय के साथ और भी ज्यादा यूथ सेंट्रिक होते जा रहे हैं, जहां इंडियन पॉलिटिक्स ग्राउंड पर उतरकर पॉलिटिकल रैलीज एड्रेस करने के साथ साथ नए वोटर्स को लुभाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन्स और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का भी सहारा ले रहे हैं। भारतीय राजनीति का आज का ये दौर भी कुछ वैसा ही है जब 1970s में जेपी आंदोलन और कांग्रेस के तख्त पलट को उस समय के यूथ ने फ्यूल किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं कि जिस तेजी से देश की डेमोग्राफी में यूथ का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, आने वाले सालों में यही देश का यूथ देश की दिशा निर्धारित करेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल भारत जैसा देश जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी अभी 35 के आंकड़े से नीचे है, उसकी दिशा तय करने की बागडोर तो उसके यूथ के हाथों में ही होगी। बस जरूरी ये है कि भारत का यूथ ये बात समझे और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसी तरह पूरा करे जैसी अपेक्षा उनसे की जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक कंट्री को रन करने के लिए केवल गवर्नमेंट फॉर्म करना ही नहीं बल्कि स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए राइट पॉलिसीज फ्रेम करना भी जरूरी है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमारे देश के पॉलिसी मेकिंग किस दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, लंबे समय से भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड को हाईलाइट किया जाता रहा है, जहां ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया की यंगेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स वाले भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसके यूथ की भूमिका कितनी अहम है। तथा इस बात को तो हम समझते ही हैं कि फ्यूचर बेनिफिट्स को देखते हुए बनने वाली प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हमेशा यूथ सेंट्रिक ही हो सकती हैं, जबकि देश की एल्डरली जनरेशन के लिए बनने वाली पॉलिसीज मोस्टली एक सेफ्टी नेट की तरह डिफेंसिव पॉलिसीज होती हैं। यही कारण है कि यदि आप सेंट्रल और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसी मेकिंग पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ देश और राज्यों के आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग पर जोर दिया जाता है, चाहे एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोशल सिक्योरिटी इत्यादि हर फेज के लिए गवर्नमेंट की ढेरों पॉलिसीज मौजूद हैं। यहाँ तक कि बीते कुछ समय में गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई PMJAY, JJY और अटल पेंशन योजना जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी आज के यूथ को फ्यूचर में सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के बारे में सोचकर ही शुरू करी गई हैं। इसी तरह अगर आप गवर्नेंस में ई-गवर्नेंस और IT सेंट्रिक टेक्नोलॉजी से तेजी से बढ़ते ट्रेंड पर गौर करें तो आप पाएंगे कि ये बात सही है कि इनसे देश की एल्डरली पॉपुलेशन को सहूलियत बढ़ जाती है, मगर फिर भी इनका फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं टेक्नो सेवी यूथ और भारत के फ्यूचरिस्टिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। सिमिलरली जिस तरह लगभग 2 दशक पहले गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चलाई जा रही परंपरागत पेंशन स्कीम्स में बदलाव किए, वो भी भारत के फ्यूचर और उसके यूथ पर पड़ने वाले फ्यूचर बर्डन को ध्यान में रखकर ही किया गया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि देश की पॉलिसी मेकिंग में एल्डरली जनरेशन को नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि एक्सपर्ट्स के साथ साथ देश की गवर्नमेंट द्वारा भी इस ओर लगातार जोर दिया जाता रहा है कि भारत के एल्डरली जनरेशन को एप्ट सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त हो सकें। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज की उसकी यूथफुल पॉपुलेशन हमेशा के लिए इसी स्टेज पर नहीं बनी रहेगी, बल्कि रिपोर्ट्स तो ये बात स्पष्ट करती हैं कि भारत की पॉपुलेशन आने वाले डिकेड्स में काफी तेजी से एज्ड होगी। ऐसे में पॉलिसी मेकिंग में एक एप्ट बैलेंस बनाना और भारत जैसे सोशलिस्ट आइडियल्स को फॉलो करने वाले देश में उसकी एल्डरली पॉपुलेशन का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। मगर फिर भी इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि भारत की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है और उसकी पॉलिसीज में देश के यूथ को प्रायोरिटाइज किया जाता है। जहां इस बात को समझना आसान है कि यदि भारत अपने यूथ के दम पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही फायदा उठाएगा तो उसका फायदा पूरी सोशो इकोनॉमी को मिलेगा। वहीं अगर आप ब्रॉडर रेस्पेक्टिव में देखें तो भारत की फॉरेन पॉलिसी और दुनिया भर में फैले उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उसकी इसी यूथ पॉपुलेशन की वजह से ही है। अब देखिए ना, यदि वेस्टर्न इकोनॉमीज भारत के स्टूडेंट्स या वर्कफोर्स को अपने वीजा पॉलिसीज में प्रायोरिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, या दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स में से एक भारत में अपनी कंपनीज की एंट्री के लिए भारत के सामने मिन्नतें कर रही हैं, तो सबके पीछे मेन रीजन भारत की यूथ ब्रिगेड ही है। इसका फायदा हर कोई उठाना चाहता है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत की इकोनॉमी को कौन फ्यूल कर रहा है। दोस्तों, आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में अक्सर दूसरी कंट्रीज भारत के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते समय यहाँ के डेमोग्राफिक डिविडेंड और यूथफुल पॉपुलेशन को ध्यान में रखती हैं। वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स द्वारा भारत में होने वाले FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी के ग्रोइंग पोटेंशियल को देखकर ही किया जाता है,
जिसमें भारत की ह्यूज पॉपुलेशन और स्पेशली यहाँ के यूथ ड्रिवन डिमांड से जनरेटेड ह्यूज कंज्यूमर बेस और एवर ग्रोइंग इंडियन मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए ना, चाहे हाल ही में इंडियन मार्केट में एंटर होने की कोशिश करता ऑटोमोबाइल ब्रांड टेस्ला हो या फिर दशकों से भारत में अपनी पकड़ जमा कर बैठा पेप्सिको, सब भारत के ह्यूज मार्केट और एवर ग्रोइंग कंज्यूमर बेस की वजह से ही यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट हुए। यही कारण है कि अगर हम डेलॉयट इंडिया और लॉबी ग्रुप रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर गौर करें तो हम पाएंगे कि भारत में 18 से 35 साल की उम्र के बीच के मिलेनियल्स ही इंडियन मार्केट के कंजम्पशन पैटर्न को डिफाइन करने का काम करते हैं, जहां ये एज ग्रुप भारत का चीफ वेज अर्नर बनकर उभरा है। ये रिपोर्ट बताती है कि इस एज की मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेंशियल्स पर खर्च होता है, लेकिन इनकी इंक्रीमेंटल इनकम एंटरटेनमेंट, बाहर खाने पीने, अपैरल और एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्च होती है, जिससे भारत का डिमांड ड्रिवन मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। यही नहीं, इस एज ग्रुप के मीडिया कंजम्पशन के बल पर ही भारत का मीडिया और ओटीटी मार्केट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली भारत के लग्जरी मार्केट की ग्रोथ भी उसकी मिलेनियल और जेनजी द्वारा ही ड्राइव किया जा रहा है। अब अगर हम भारत में बढ़ते एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर पर गौर करें तो भी हम पाएंगे कि भारत जो एक के बाद एक यूनिकॉर्न जनरेट करता जा रहा है, उसकी इस ग्रोथ के पीछे भी उसका यंग ब्लड ही है, जो आने वाले समय में भारत के स्टार्टअप कल्चर को रीडिफाइन करने का काम करेगा। इसी तरह अगर हम भारत के शेयर मार्केट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि बीते कुछ सालों में यहाँ भी ट्रेंड तेजी से बदला है। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड लॉबी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अनुसार जहां 2012-13 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले 25 to 35 ईयर्स के बीच के इन्वेस्टर्स की संख्या 15 से 16% से ज्यादा नहीं थी, वहीं आज ऑलमोस्ट 1/4 म्यूचुअल फंड्स इसी एज ब्रैकेट के इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं। और ये तब है जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले इंडियंस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिमिलरली ईटी मनी की इंडियन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो हम पाएंगे कि 2020 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले 70% इन्वेस्टर्स 18 से 35 ईयर्स के बीच के ही थे, जिन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि देश की इकोनॉमी में यहाँ के मिडिल एज या एल्डरली जनरेशन का कोई रोल नहीं है, बल्कि अगर हम गौर से देखें तो इंडियन इकोनॉमी में इसी जनरेशन का रोल सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि एक मार्केट के लिए भले ही हायर कंजम्पशन डिमांड सुप्रीम हो, मगर एक इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए उसकी सेविंग्स भी इक्वली प्रोमिनेंट है। असल में यही सेविंग्स हाई टाइम में उसकी ग्रोथ को फ्यूल करने का और लो डिमांड में उसके स्लोडाउन को मिनिमाइज करने का काम करती हैं। आफ्टर ऑल ये भारत की मिडिल एज पॉपुलेशन ही है जो ज्यादा ग्रोथ के लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट के बजाय स्टेबल रिटर्न्स के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर सेविंग्स करने में बिलीव करती है, जो अपने बच्चों के एजुकेशन और फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिशनल वेज में सेविंग्स करती हैं। यहाँ तक कि भारत का रियल इस्टेट मार्केट भी मोस्टली इसी जनरेशन द्वारा ड्रिवन है। तो वहीं दूसरी ओर अक्सर भारत के कंजम्पशन सेंट्रिक मार्केट में सिल्वर जनरेशन यानी एल्डरली पॉपुलेशन ओवरलुक हो जाती है। और इस बात को मार्केट एक्सपर्ट्स भी पॉइंट आउट करते हैं कि अलग अलग कंपनीज यूथ को वो करने में इतना ज्यादा इंग्रॉस्ड हो जाती हैं कि देश के फाइनेंशियली स्टेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री एल्डरली पॉपुलेशन को अपने कंज्यूमर बनने की ओर ध्यान ही नहीं देती, जबकि डेमोग्राफी का यही वो सबसेक्शन है जिसके पास समय, मॉडरेट सेविंग्स के रूप में मनी और ब्रांड लॉयल्टी तीनों है। मगर इसके बाद भी भारत में एल्डरली जनरेशन भी लग्जरी मार्केट के साथ साथ एक्सपीरियंस और सर्विस बेस्ड डिमांड के थ्रू सिल्वर इकोनॉमी को फ्यूल कर रहे हैं। साथ ही भारत में मिडिल एज और एल्डरली जनरेशन के बीच एंटरप्रेन्योरशिप और खासतौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लिहाज से ये फैक्ट तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर की एवरेज एज 45 होती है। ऐसे में भारत की डेमोग्राफी के एक सेगमेंट में हमें बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिल रहे हैं। यानी हम देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में उसकी पॉपुलेशन के हर सेगमेंट का अपना एक अलग तरह का रोल है। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर आने वाले भारत को रन करने में किसकी भूमिका ज्यादा अहम है। तो चलिए हम सीधे इसी प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने देश को अपने परिवार से कंपेयर करके देखें तो हम पाएंगे कि जिस तरह हमारी फैमिली में हर एज के फैमिली मेंबर की अपनी जगह और इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे देश में भी हर एज के मेंबर्स की अपनी अलग जगह है। उदाहरण के लिए हमारी रिस्पेक्टिव फैमिलीज में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का खास स्थान होता है, जो भले ही बाहर से देखने पर और रेगुलर मंथली इनकम के अभाव में आपकी रेस्ट ऑफ द फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट मेंबर्स नजर आते हों। आफ्टर ऑल 2018 का एजवेल सर्वे ये बताता है कि देश में एल्डरली जनरेशन के 65% लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं।
साथ ही ये भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज या टॉपिक्स पर उनकी परंपरागत या ऑर्थोडॉक्स सोच हमसे मेल न खाती हो, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस और विजडम से हमेशा यंग वंस को एनरिच करते हैं। वो विजडम जो उन्हें अपने लंबे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ प्राप्त होता है। और एल्डरली जनरेशन से यही कनेक्ट हमें और हमारी फैमिलीज को अपने रूट्स और कल्चर से जोड़े रखता है, जो इंडियन सोसाइटी की विशेष पहचान है। इसके बाद यदि हम अपने पेरेंट्स की मिडिल एज जनरेशन को देखें तो हम पाएंगे कि ये वो जनरेशन है जिसे इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी के नजरिए से आइडियली फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल समझा जाता है, क्योंकि ये जनरेशन अपनी फैमिली के प्रोवाइडर की भूमिका में होती है, जहां उन पर अपने बच्चों और अपने बड़ों दोनों की जरूरतें पूरी करने का दबाव भी होता है और उम्र के इस पड़ाव तक आते आते एक स्टेबल करियर पाथ भी। हालांकि ये बात सही है कि भारत जैसी डाइवर्स और मैसिव कंट्री की पॉपुलेशन को इस तरह जनरलाइज नहीं किया जा सकता, मगर इंडियन सोशियो इकोनॉमिक के लिहाज से उसकी डेमोग्राफी का यही वो सबसेक्शन है जो उसे स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और साथ ही उसकी यंगर जनरेशन को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए इन्वेस्ट भी करता है। एक नजर से देखा जाए तो भारत की इन्हीं दो जनरेशंस ने आज के भारत को बनाया है, वो भारत जो हर मामले में एक एवर डेवलपिंग पाथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय सोसाइटी और इकोनॉमी की कल का असली डिफाइनिंग फैक्टर उसका यूथ ही है, जो न केवल उसकी पॉपुलेशन में सबसे बड़ा सेक्शन फॉर्म करता है, बल्कि उसकी डेमोग्राफी का यही वो सब सेक्शन है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया के नक्शे पर स्टैब्लिश करने का काम करेगा। बस इसके लिए जरूरी है कि भारत की मिडिल एज और एल्डरली जनरेशन हमारे यूथ के लिए एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बिल्ड करे और उन्हें अपने विजन से एनरिच करे, जबकि हमारे यूथ के लिए जरूरी है कि वो अपने ब्लड और स्वेट से भारत के लिए एक सुनहरा कल लिखे। जैसे ही भारत अपने इस इंटरजेनरेशनल डेमोग्राफी को अलाइन करके एक परफेक्ट मोटिव बैलेंस जनरेट कर लेगा, भारत अपने डेवलपमेंट पाथ पर बिना रोके आगे बढ़ता जाएगा, जबकि उसकी वैल्यूज और कल्चर भी इंटैक्ट होंगे और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ भी। दोस्तों, आई होप इस डिस्कशन से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, with India's aging population on the rise, it's imperative to address the diverse needs for the well-being of the elderly population. Discuss in light of the recently released India Aging Report 2023. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।